गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू लेक्चर 4 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को और सेकंड लॉ को अच्छे से समझा था। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन करी थी एक क्वेश्चन की, जिसमें कि हमने न्यूटन के सेकंड लॉ को अप्लाई किया था। बेसिकली न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से हमें पता चला था कि अगर फोर्स ज़ीरो है तो बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, और अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी। न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें पता चला था दैट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये कंक्लूजन था हमारे सेकंड लॉ का। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी कुछ एप्लीकेशंस। देखो, न्यूटन सेकंड लॉ की पहली एप्लीकेशन थी कि अगर फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर है, तो अगर फोर्स जीरो है तो बॉडी की एक्सेलरेशन भी जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। और अगर फोर्स जीरो होने पे वेलोसिटी कांस्टेंट प्रूव होगी, दैट मींस सेकंड लॉ में फर्स्ट लॉ ऑलरेडी कंटेन्ड है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। फॉर एग्जांपल, आप समझिए ये एक न्यूमेरिकल है। कहता हमारे पास एक लॉग ऑफ वुड है, इसमें एक बुलेट फायर करी गई। बुलेट का जो मास है दैट इज इक्वल टू 50 ग्राम्स एंड बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड। कहते 20 सेंटीमीटर तक जाने के बाद जो बुलेट है वो यहाँ पे रेस्ट पे आ जाती है, रुक जाती है। तो कहता बताओ कि बुलेट पे कितना एवरेज फोर्स ब्लॉक द्वारा अप्लाई किया गया। तो अब समझो, बुलेट का मास दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी दे दी, इतनी ट्रैवल करने के बाद रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी दे दी और डिस्प्लेसमेंट दे दी। तो कहता फोर्स कितना अप्लाई हुआ। अब हमें पता है फोर्स की वैल्यू है मास इनटू एक्सेलरेशन। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीकों से करेंगे। पहला तरीका, हमें पता है कि फोर्स की जो वैल्यू है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर है। अब एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। इसको आगे समझो। बॉडी अगर फाइनली रुकेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी है 0। अगर बॉडी 100 की वेलोसिटी से जा रही है तो इनिशियल वेलोसिटी है 100। अगर बॉडी 20 सेंटीमीटर तक ट्रेवल करके रुकी है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट है 20 सेंटीमीटर। बट आप हर चीज़ को ऐसा ही नहीं लेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट को 20 सेंटीमीटर लिखने की बजाय 20 अपॉन 100 मीटर दैट इज इक्वल टू 1/5 मीटर लिखेंगे। रही बात मास की, तो मास हमारे पास 50 ग्राम है, इसको SI में लिखें तो ये बन जाएगा 50 अपॉन 1000 kg इज इक्वल टू 1/20 kg। ठीक है, तो वैल्यू पुट करके फोर्स की वैल्यू आती है 1/20 kg इंटू 0 माइनस 10,000 अपॉन 2 इंटू 1/5 मीटर। तो इसकी वैल्यू बन जाएगी -10,000 अपॉन 2 इंटू 20/5 न्यूटन। क्योंकि हमने हर वैल्यू SI में ली है तो फोर्स भी अपनी SI यूनिट में है। तो कैंसल आउट करके इसकी वैल्यू लगभग 1250 न्यूटन आती है। तो हमारे फोर्स की वैल्यू आ गई -1250 न्यूटन। नेगेटिव साइन डिनोट करता है कि इस बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स इसको रोक रहा है, इसको स्टॉप कर रहा है। अच्छा, ये हो गया फर्स्ट मेथड। अब आएंगे सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड पे हमें फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है। हम पहले टाइम टेकन निकालते हैं। देखो ऐसा है, अब हमें एक्सेलरेशन भी पता लग गई। जो एक्सेलरेशन थी उसकी वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s, तो कर करा के इसकी एक्सेलरेशन आएगी a इज इक्वल टू -25,000। आप लोग करके देख सकते हैं, एक्सेलरेशन इतनी आ जाएगी। ठीक है, तो हमें पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम कह सकते हैं 0 इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड प्लस -25,000 इंटू टाइम। तो टाइम की वैल्यू क्या आई? टाइम की वैल्यू आई 100 अपॉन 25,000 इज इक्वल टू 1/250 सेकेंड। अब जब मुझे टाइम पता है, मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है, ठीक है, और मुझे u पता है, तो मेरे पास एक सेकंड मेथड है दैट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल टू mv माइनस mu अपॉन t इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, तो फोर्स की वैल्यू आई
1/20 kg इंटू 0 मीटर पर सेकेंड माइनस 1/20 kg इंटू इनिशियल वेलोसिटी दी है 100 मीटर पर सेकेंड अपॉन हमारे पास टाइम है 1/250 सेकेंड। तो जब आप लोग इस वैल्यू को सोल्व करोगे तो कर करा के हमारे फोर्स की वैल्यू आ जाएगी -1250 न्यूटन। मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। सो दीज आर द टू मेथड्स। ठीक, सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A force of 100 Newton acts on a 50 kg block initially moving at 1 meter per second. Find its momentum and velocity at time is equal to 10 second. तो समझो इस बात को, अगर बॉडी का मास 50 kg है तो उसकी एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुई और उसकी इनिशियल वेलोसिटी हुई 1 मीटर पर सेकंड। तो अगर हम उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालें तो उसकी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी u प्लस ए टी इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 10 सेकेंड इज इक्वल टू 21 मीटर पर सेकेंड। तो ये है उसकी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो जहाँ तक बात रही फाइनल वेलोसिटी की, दैट इज इक्वल टू 21। जहाँ तक बात रही मोमेंटम की, देन मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी इज इक्वल टू 50 kg इंटू 21 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1050 kg मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द न्यूटन ऑफ द मोमेंटम। ठीक है, तो जहां तक बात रही मोमेंटम की यूनिट्स की, आप मोमेंटम के लिए दो यूनिट्स यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट इज केजी मीटर पर सेकेंड एंड द सेकेंड यूनिट इज न्यूटन सेकेंड। दोनों यूनिट्स का सेम मीनिंग है और आप दोनों में से कोई भी यूनिट यूज कर सकते हैं। ठीक, सो लेट अस डिस्कस अनदर क्वेश्चन। हमारे पास एक बॉडी है, 20 kg की बॉडी है, इसको अपवर्ड थ्रो किया गया विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन इट। ठीक है, फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन इट। सेकेंड क्वेश्चन, find its momentum after 5 seconds। तो अब समझो कैसे करना है। पहली क्वेश्चन है फोर्स कैसे। अब हमें पता है फोर्स की वैल्यू होती है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 20 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। अब देखो ये मास है, ये एक्सेलरेशन है। यहाँ पे एक बात है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है। अब मेरी मर्जी है मैं किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूँ। लेट अस अज्यूम कि ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है और नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव है। तो एक्सेलरेशन को मैं -10 लिख लूँगा, तो मेरे फोर्स की वैल्यू बन जाएगी -200 न्यूटन। ये आ गया फोर्स। अब दूसरे केस पे आते हैं, फाइंड इट्स मोमेंटम आफ्टर 5 सेकेंड्स। तो अब हमें पता है कि u वेक्टर की वैल्यू है 40 मीटर पर सेकेंड, a वेक्टर इज इक्वल टू -10, देन v इज इक्वल टू u प्लस e t। तो v की वैल्यू बन जाएगी 40 प्लस -10 इंटू 5। तो फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी -10 मीटर पर सेकेंड। जब फाइनल वेलोसिटी हमें पता है तो हम कह सकते हैं कि उस बॉडी का जो मोमेंटम है वो कितना है, मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू 20 kg इंटू -10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू -200 न्यूटन। ठीक, तो इस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। सो नाउ लेट अस डिस्कस अ न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया पे आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ इनर्शिया। तो देखो इनर्शिया बेसिकली होता क्या है, इनर्शिया, ठीक है, INERTI, सॉरी फॉर मिसस्पेलिंग्स। तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसका मीनिंग समझिए ध्यान से। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट टेंड्स टू रिमेन इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। बॉडी जिस मोशन की स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहती है। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहती है। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी के साथ मूव करना चाहती है, उसी डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी के साथ मूव करती है अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ओवर इट। ये हम जानते हैं।
देखो ऑलरेडी हमें इनर्शिया के बारे में पहले से पता था, हम सब लोग जानते हैं, बट यहाँ पे हमने इसकी डिस्कशन इसलिए की है बिकॉज ये अपने आप में हर बॉडी की एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। फर्स्ट चलो बताता है कि बॉडी ऐसा करती है, क्यों करती है, और इनर्शिया जो वर्ड है ये बॉडी की उस प्रॉपर्टी को नाम दे रहा है, ये उसको करेक्टराइज कर रहा है। तो किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया है ये बेसिकली उसकी वो प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली इनर्शिया जो है इसकी वजह से, अगर ये तीन तरह का इनर्शिया है, हम तीनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहती है, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, सो दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। और अगर बॉडी मोशन के दौरान किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगी, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो तीनों इनर्शियाज की डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल समझो। पहले इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मीनिंग है, बॉडी एट रेस्ट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, a body at motion tends to remain in motion, a body in motion in a particular direction tends to remain in the same direction of motion until an external force is applied in each case। अब इनकी डेप्थ पे जाते हैं, ये तो होगी सिंपल डेफिनेशंस। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की सबसे अच्छी एग्जांपल है कि हम जहां बैठे रहते हैं वहीं पे बैठे रहेंगे अनलेस एंड अनटिल हम लोग मूव करने की कोशिश नहीं करते। सपोज करो आपके सामने ये पेन है, मैं इसको ऐसे रख दूं तो ये तब तक पड़ा रहेगा जब तक इसको कोई बाहरी एजेंसी एक्सटर्नल फोर्स मूव नहीं करता, ठीक है। सिमिलरली आपको पता है, अगर कोई बॉडी किसी बस में, अगर कोई पर्सन खड़ा हो और बस एकदम से धक्के से स्टार्ट हो जाए, लाइक झट से, तो अगर बस एकदम किक स्टार्ट हो जाएगी तो उसकी जो खड़ी हुई सवारी होंगी वो पीछे जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो जिस जगह पे हैं वो उसी जगह पे रहना चाहती हैं, दे आर एट द स्टेट ऑफ रेस्ट, सो दे वांट टू बी एट द स्टेट ऑफ रेस्ट। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक और एग्जांपल, अगर किसी पेड़ के ऊपर फ्रूट्स लगे हैं तो आपको पता है, हमने ये एग्जांपल लास्ट केस में डिस्कस की थी कि पेड़ को हिलाएंगे तो फल गिर जाएंगे। क्यों गिरते हैं? बिकॉज फल जो फ्रूट्स हैं वो रेस्ट पे हैं, तो वो रेस्ट पे रहना चाहते हैं। हम पेड़ को हिलाएंगे, पेड़ हिलेगा, बट फल उसके नहीं हिलना चाहते तो वो गिर जाते हैं। दैट मीन्स दे आर एग्जिबिटिंग देयर इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सिमिलरली आपको पता है जो दरियां होती हैं, बड़ी बड़ी चद्दरें होती हैं, उनको कैसे साफ करते हैं? लाइक कुछ ऐसी क्विल्ट्स होती हैं, क्विल्ट कह लो या ब्लैंकेट कह लो या दरी कह लो, इसको हिंदी में दरी बोल देते हैं, ठीक है। तो दरियों को जब साफ किया जाता है, आपको पता है डंडे मार के साफ करते हैं। लाइक बहुत सारी जो चद्दरें होती हैं उनमें मिट्टी फंसी होती है, और अगर वो वॉशेबल ना हो, अगर हम उनको धो ना सकें और बिना धोए साफ करना है, तो आप कभी करके देखें, अगर आप किसी चद्दर पे डंडे मारेंगे ना तो उससे क्या होता है, उसके अंदर के डस्ट पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं, ठीक है। किसी भी दरी के, किसी भी चद्दर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। रीजन भी कि जब ये जो दरी है इसके अंदर सपोज करें डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो इन डस्ट पार्टिकल्स के पास इनका वजन है, इनका खुद का इनर्शिया है, ये मूव नहीं करना चाहते। तो जब इस दरी पे, इस चद्दर पे डंडे से बीटिंग की जाएगी तो उसकी वजह से ये दरी तो मूव करेगी, चद्दर तो मूव करेगी, बट इसके अंदर के छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स मूव नहीं करते, वो बाहर आ जाते हैं। तो बेसिकली होता है दरी पीछे चली जाती है, डस्ट पार्टिकल्स वहीं के वहीं रह जाते हैं, उसकी वजह से डस्ट पार्टिकल्स इससे बाहर आ जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। इनफैक्ट एक और एग्जाम्पल है, सपोज करें आपने एक गिलास लिया, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा, इस कार्डबोर्ड के ऊपर एक और गिलास लिया, इस गिलास के ऊपर एक और कार्डबोर्ड रखा, इसके ऊपर आपने एक और गिलास रख दिया। उसके बाद क्या करो, सपोज करो हम एकदम से कार्डबोर्ड पुश कर देते हैं। सपोज करो मैंने कार्डबोर्ड पुश किया तो पता क्या होगा, ये जो गिलास है ये कार्डबोर्ड के साथ नहीं आएगा। अगर मैंने कार्डबोर्ड को बहुत फास्टली पुश करूंगा ना तो क्या होगा, ये गिलास इसके नीचे गिर जाएगा। फिर उसके बाद मैं अगला कार्डबोर्ड पुश करूंगा तो ये दोनों इसके नीचे गिर जाएंगे। रीजन ये है कि मैंने कार्डबोर्ड को पुश किया तो फोर्स कार्डबोर्ड पे लगा, कार्डबोर्ड का इस डायरेक्शन में खिसकना वो उसकी मजबूरी है। बट ये जो गिलास है
ये गिलास अपने मास की वजह से, अपने इनर्शिया की वजह से ये रेस्ट पे रहना चाहता है, तो कार्डबोर्ड खिसक गया और ये रेस्ट पे आ गया। उसके बाद जो ग्रेविटी है वो इसको नीचे की ओर खींचती है। तो बेसिकली गिलास नीचे गया ग्रेविटी की वजह से, बट उससे पहले ये कार्डबोर्ड के साथ नहीं खींचा क्योंकि ये रेस्ट पे रहना चाहता है। दिस डिमोन्स्ट्रेट्स इनर्शिया। सिमिलरली जब हमने इस कार्डबोर्ड को खींचा तो इन दोनों के मास पे और ज्यादा इनर्शिया आ गया, क्योंकि इसका मास डबल हो गया। तो मास डबल होने की वजह से ये और ज्यादा रेस्ट पे रहना चाहेंगे, इनर्शिया और ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो जब हमने इसको पुल किया तो ये दोनों नीचे चले गए। ठीक है, सो दीज वर सम एग्जांपल्स ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नाउ लेट अस कम टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन कहता है कि अगर बॉडी मूव करती है तो वो मूव ही करती रहेगी अनलेस एंड अनटिल उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, तो देखो इसका बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करें एक बस है। ठीक है, तो ये बस जो है ये बहुत फास्टली मूव कर रही है, तो इसके अंदर की सवारियां भी उतनी फास्टली मूव कर रही हैं। अब सपोज करो बस ने एकदम से ब्रेक लगा दिया, बस के एकदम से ब्रेक लगाते ही सारी सवारियां क्या करेंगी, आगे जाएंगी। इनका आगे जाने का रीजन क्या, क्योंकि ये मूव कर रही है तो ये मूव करते रहना चाहती हैं। ठीक, सिमिलरली सपोज करो आप एक बस में हो और सपोज करो आपकी बस जो है, आपने उनको रोकने का इशारा किया और आप बस से उतरना चाहते हो गेट से, और ड्राइवर ने क्या किया, अच्छे से बस को रोका नहीं, उसने बस को स्लो कर दिया। ध्यान से समझो, ड्राइवर ने बस को रोका नहीं, ड्राइवर ने बस को जस्ट स्लो कर दिया। तो बस जब स्लो हुई तो आपने सोचा मैं छलांग लगा दूं, तो आपने छलांग लगाई और आप गिर गए। होता है ना सर, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो चलती बस से छलांग लगाते हैं और गिर जाते हैं। तो चलती बस से छलांग लगाने के कारण गिरना, इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि क्योंकि हम बस में बैठे हैं तो बस के चलने की वजह से हम लोग भी चल रहे हैं, बस आगे जा रही है तो हम भी आगे जा रही है। तो जैसे ही मैंने छलांग लगाई, मैं सोचता हूँ कि मैंने छलांग ऐसे लगाई तो मैं सिर्फ ऐसे जाऊंगा, बट ऐसे जाता नहीं, मैं ऐसे गिरता हूँ एक्चुअली। मतलब अगर बस आगे जा रही है ना तो मैं आगे की ओर गिरूंगा। ठीक है, तो क्योंकि मैं आगे की ओर गिरूंगा तो बेसिकली होता क्या है, सपोज करो मैं यहाँ पे आके कहीं पे मेरी बॉडी गिरी, तो मेरे पैर तो जमीन, इसको समझो ये इंपॉर्टेंट है। सपोज करो बस से आकर मैं कहीं आगे गिरा तो होगा क्या कि मेरे जो पैर होंगे वो तो जमीन से टच करके जमीन के साथ कांटेक्ट बना के रेस्ट पे आ गए, बट जो मेरी अपर बॉडी है, मेरी अपर बॉडी तो बस में होने के कारण कुछ सेकंड्स पहले आगे जाने के कारण इसको तो अभी भी इसके पास तो मोमेंटम आगे की ओर है। क्योंकि मेरी अपर बॉडी के पास मोमेंटम आगे की ओर है तो मैं बेसिकली ऐसे टिल्ट करके इस तरह से गिर जाऊंगा। तो बेसिकली होगा क्या, होगा ये कि अगर सपोज करो इस बस से मैं गिरा, तो इस बस से गिरने के बाद मेरे पैर रेस्ट पे आ जाएंगे, मेरी बॉडी आगे की ओर मूव करेगी, तो मैं अल्टीमेटली इस तरह से गिर जाऊंगा। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली, उसका लॉजिक ये है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप कभी बस से छलांग लगाओ, और वो भी चलती बस से, तो हमेशा उस डायरेक्शन में मूव करो जिस डायरेक्शन में बस चल रही है। अगर बस इस डायरेक्शन में चल रही है तो आप निकलते ही इसी डायरेक्शन में दौड़ने लगो। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी को स्टेबलाइज करने का टाइम मिल जाता है और फिर आप धीरे 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 रेस्ट पे आओ। तो उससे क्या होगा, आप लोग गिरोगे नहीं। तो ये था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो नाउ लेट अस इनर्शिया ऑफ मोशन। सो नाउ लेट अस कम टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन माने बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रही है। देखो ये जो बस वाली एग्जांपल थी ये उसकी एक कॉमन एग्जांपल है। तो हमने क्या समझा कि बॉडी अगर बस इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो पैसेंजर इसी डायरेक्शन में गिरेगा, राइट। सो दिस इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बस से गिरने के बाद भी इस पैसेंजर की का जो मोशन था वो इसी डायरेक्शन में था। ठीक है, इसकी सेकंड एग्जांपल है द टर्निंग ऑफ अ व्हीकल। सपोज करें कि एक व्हीकल टर्न लेता है, सपोज करें ये कार है। ठीक है, तो अगर मैं टॉप व्यू देखूं तो यहाँ इस कार के टायर्स होंगे और यहाँ इसके पैसेंजर बैठे हैं। ठीक, एंड जस्ट इमेजिन कि ये कार अपनी टर्न लेती है और ये कार इस डायरेक्शन में जाती है।
तो आप देखेंगे जैसे ही कार मूव करती है ना, तो ये जो पैसेंजर्स हैं ये इस दीवार के साथ टकरा जाती हैं। आप कभी नोटिस करें कि जैसे ही हमारा कोई व्हीकल टर्न लेता है और अगर वो टर्न फास्ट हो, तो जो पैसेंजर्स होते हैं बिल्कुल साइड विंडो सीट वाले, वो टकरा जाते हैं, वो दीवार के साथ इस विंडो के साथ टकराते हैं, वो दे ऑफन प्रेस अगेंस्ट दिस साइड। वो आप इस तरह से फील कर सकते हैं बिकॉज कार मुड़ रही है, कार का जो मोशन है वो चेंज हो रहा है डायरेक्शन। तो इसकी दीवार इस कार के साथ है, तो दीवार का जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में है, बट जो सवारी है, जो पैसेंजर है, उसका मोशन तो अभी इस डायरेक्शन में था ना, है ना। पैसेंजर जा रहा है इस डायरेक्शन में, दीवार ने जाना शुरू कर दिया इस डायरेक्शन में, तो दीवार क्या करेगी, इनसे कोलाइड करेगी, दीवार इनसे कोलाइड करेगी, राइट। तो उससे होगा क्या, दीवार इनको पुश करेगी, ये इन दोनों को पुश करेंगे एंड सो ऑन। तो अब इसको अगेन ध्यान से समझें। इस सपोज करो इसको मैं इस एंगल से समझता हूँ कि ये मेरी कार है, ये इस डायरेक्शन में जाते 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 मुड़ जाती है। तो अगर ये सपोज करो सवारी बैठी है, सपोज करो एक सीट में 3 सवारी बैठी है, मेरे पास बस है, तो इस बस में 3 सवारी इकट्ठियां बैठी हैं, ठीक है। तो जैसे ही बस मुड़ेगी तो इसकी दीवार इस सवारी को पुश करेगी, ये इसको पुश करेगी, ये इस पे पुश करेगी। आपने अक्सर देखा होगा कि बसों में अगर बहुत सारी सवारियां बैठी हों, तो जब बसेस टर्न लेती हैं तो एक दूसरे पे गिरती है, दूसरी तीसरे पे गिरती है, तीसरी चौथे पे गिरती है एंड सो ऑन। वो तभी होता है, वो उसी केस में होता है जब बस टर्न लेती है। तो टर्न लेने के कारण उसकी दीवार जो होती है ना, वो पैसेंजर्स को भी पुश करती है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि पैसेंजर स्ट्रेट फॉरवर्ड इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, बट जो दीवार है वो उसको पुश करती है, बिकॉज उसको उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल है सर्कुलर मोशन। सपोज करो मैंने एक स्टोन लिया, उस स्टोन को धागे से बांध दिया, फिर उस धागे को मैंने रोटेट करवाया, घुमाया, तो उस स्टोन का पाथ कुछ ऐसा होगा। तो जब स्टोन का पाथ कुछ इस तरह का होगा, और सपोज करो मैं इस धागे को बीच में काट दूँ, सपोज करो स्टोन घूमता 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 यहाँ पे वापस आया, तो देखो जब स्टोन यहाँ पे, उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, स्टोन यहाँ पे है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, स्टोन यहाँ पे है तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, स्टोन यहाँ पे पहुंचा तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो जैसे ही ये स्टोन यहाँ पे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो जस्ट इमेजिन कि मैं यहाँ पे या तो धागा छोड़ दूँ, ये काम आप लोग खुद घर पे करके देख सकते हैं। आप एक स्टोन लो, उसको धागे से बांधो, उसको घुमाओ, फिर घुमाते 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 कहीं पे आके उसको छोड़ दो या फिर धागा काट दो, तो आप क्या देखेंगे कि वो जो स्टोन है वो स्ट्रेट अवे जाता है, वो सीधा सीधा जाता है, स्ट्रेट पाथ पे जाता है। इससे क्या पता लगता है कि इस वक्त स्टोन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो वो इसी डायरेक्शन में जाना कंटिन्यू करना चाहता है। दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि ना स्पीड में कोई चेंज आई, ना डायरेक्शन में कोई चेंज आई, ठीक।